A transformer having efficiency 90% is working on 200 volt and 3 kilowatt power supply. इस सप्लाई किसे बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं इनपुट को, प्राइमरी. If the current in secondary coil is 6 ampere, the voltage across the secondary coil and the current in primary coil respectively are. देखो यहां पर प्राइमरी की बात करते हैं पहले. देखो सप्लाई वर्ड इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सप्लाई वर्ड इनपुट के लिए, मेंस, सप्लाई, ये सब इनपुट के वर्ड होते हैं. तो ये इनपुट के डाटा है. वोल्टेज दिया है, पावर, ये लगाओ, पावर इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई. पावर 3 किलोवाट, वोल्ट 200, कॉस फाई अभी बताया था ट्रांसफार्मर में कॉस फाई लगभग 1 लेते हैं. आई कितना आ गया बेटे? आई आ गया 15 एम्पियर. ये प्राइमरी के डाटा है. तो करंट कौन सा है? प्राइमरी. तो आपने करंट इन प्राइमरी पूछा था ना, ये आ गया 15 एम्पियर. अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते हैं. एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100. ठीक है. अब एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 90%. आउटपुट किससे लेते हैं? सेकेंडरी से. तो सेकेंडरी का फॉर्मूला लगाओ. इनपुट पावर दे रखी है 3000 वॉट इनटू 100. तो यहां से ये आ गया 0.9 इंटू 3000. सेकेंडरी के वोल्ट कितने हैं? पूछे हैं भाई. सेकेंडरी का करंट 6 एम्पियर है और ट्रांसफार्मर में cos फाई 1 लेते हैं, नियरली 1 के आसपास होता है. तो यहां से Vs चेक कर लीजिए. ये आ जाएगा आपका 500. तो 19 टू 450 वोल्ट आ जाएगा. चेक कर लीजिए बेटा सही से. सेकेंडरी के वोल्ट आ गए. देख लो अच्छी तरह से. A series RC circuit is connected to an alternating voltage source. Consider two situations. Capacitor is air filled, capacitor is mica filled. सर एयर में K होता है 1 और माइका क्योंकि डायलैक्ट्रिक है तो उसका K 1 से ज्यादा होगा. सबसे कम K वैक्यूम या एयर का होता है, बाकी का ज्यादा होता है. तो इसमें K ज्यादा होगा तो इसलिए इसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा. आगे पढ़ते हैं. अक्रॉस V देन, इसलिए क्या कहा, दोबारा पढ़ते हैं. A series RC circuit is connected to alternating voltage source. Consider two situations when capacitor is air filled, when capacitor is mica filled. Across the capacitor is V. Voltage across the capacitor V होगा. चलो then देखो यहां पर दो सिचुएशन है. ठीक है. पहले तो करंट की बात करते हैं. ये होता है V इक्वल्स टू आई जेड और Z होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर. एक्सल नहीं आएगा, आरसी सर्किट है, एक्सल नहीं है. ठीक है. अब देखो एक्सी जो होता है बेटे वो होता है 1/ω_c. जब आप फर्स्ट से सेकंड केस पे जाएंगे तो K बदलेगा. जब कैपेसिटर एयर फील्ड है तो C होगा ε0 A/d और जब माइका आ जाएगी तो वो हो जाएगा K ε0 A/d. और सबसे कम K एयर का होता है 1, बाकी सबका 1 से ज्यादा होता है. तो सेकंड केस में C ज्यादा होगा. अगर C बढ़ेगा तो XC घटेगा और अगर XC घटेगा तो I बढ़ेगा. I ज्यादा हो जाएगा. देखो ज्यादा हो गया आपका. क्यों? क्योंकि टोटल वोल्टेज तो फिक्स होता है ना. टोटल वोल्टेज तो ऊपर से आते हैं पावर हाउस से, वो तो नहीं बदलते. ठीक है. तो टोटल वोल्ट तो फिक्स है. तो करंट क्या हो जाएगा? अगर वो घटेगा तो ये बढ़ेगा. तो सेकंड केस में करंट ज्यादा आएगा. बी का करंट ए से ज्यादा होगा. यहाँ क्या दिया है? ए का करंट बी से ज्यादा है. ये तो गलत हो गया. छोड़ो, लात मारो उसको. अब क्या पूछा उसने? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वीसी पूछा है. वीसी होता है आई एक्सी. आई यहां से निकालो. आई कितना आ रहा है? टोटल वोल्ट डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर इनटू एक्सी. ठीक है. एक्सी ऊपर भी आ रहा है, एक्सी नीचे. एक तरफ लाओ, नीचे ले जाओ एक्सी को. दो तरफ नहीं रखा करते वेरिएबल को. वेरिएबल को कभी दो तरफ नहीं रखते, कंफ्यूज हो जाओगे. एक तरफ ले आओ, ऐसे ले आओ. एक्सी को नीचे ले जाओ. अब बताओ तुमने
अगले केस में क्या किया था एक्सी के साथ, देखो वहां से मैंने अगले केस में सी को बढ़ाया था और सी को बढ़ाने से एक्सी घट गया था, मैंने एक्सी को घटाया है। अब देखो अपने फॉर्मूले में एक्सी का क्या हुआ, एक्सी घट गया है। अगर एक्सी घटा है तो ये वैल्यू बढ़ गई होगी, क्योंकि ये नीचे है ना, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वीसी घट जाएगा, आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर घट गया होगा, तो वीसी घटेगा भाई, देखो सही से, यानी कि अगले केस में वोल्टेज कम आएगा। डी आंसर। बी का वोल्टेज, सेकंड केस का वोल्टेज कम होगा एज कंपेयर टू ए केस का। चेक कर लीजिए सही से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चेक कर लो सही से, कोई डाउट हो बता दो। कुछ तो कहते हैं सर ये तो वी पूछ रहा है, अक्रॉस कैपेसिटर वी, वीसी पूछ रहा है वो, ठीक है। वीसी का मतलब कैपेसिटर के वोल्ट बताओ कितने हैं। टोटल वोल्ट तो गवर्नमेंट से आते हैं, वो तो फिक्स होते हैं, वो नहीं बदलते। हाँ, कैपेसिटर के वोल्ट बदलेंगे, वो फॉर्मूले से निकलेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना एक्सी ऊपर नीचे अगर दो जगह है, वेरिएबल दो जगह हो तो कर नहीं पाओगे, उसे एक जगह लेकर आओ, नीचे ले आओ, एक जगह रख के देखो कि उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चेक कर लो बेटा सही से, कोई डाउट हो बता दीजिए। पहले केस में कैपेसिटर में एयर फील्ड थी तो सी था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगले केस में माइका आ गया, मतलब डायलेक्ट्रिक आ गया, मीडियम आ गया, तो सी हो गया के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। के आने से सी बढ़ गया है, और सी बढ़ा है तो एक्सी घट गया है, तो ए से बी में एक्सी घट गया है, ये ध्यान रखना। अब आपको पता है V इक्वल्स टू आई जेड से अगर x घटेगा तो I बढ़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है इसमें V होते हैं टोटल वोल्ट। टोटल वोल्ट तो गवर्नमेंट से आते हैं, वो तो फिक्स है। तो अगर ये फिक्स है तो अगर ये घटेगा तो इसको बढ़ना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट कांस्टेंट आ सके। तो अगले केस में करंट इंक्रीज हुआ है, B का करंट ज्यादा होगा A से, जबकि यहां लिखा A का करंट ज्यादा, गलत हो गया। अब चाहिए वोल्टेज, किसके वोल्ट चाहिए, कैपेसिटर के, यानी कि वीसी। वीसी होता है आई इंटू एक्सी, आई यहां से निकाल लो, आप यहां से निकालो, इसमें जो वी है टोटल वोल्ट है, ये गवर्नमेंट से आते हैं, ये बदलते नहीं, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, एक्सी बदलेगा ऊपर भी और नीचे भी। अब आपको ये देखना वीसी पे क्या फर्क पड़ा, तो अब एक्सी ऊपर भी और नीचे भी, तो इसे नीचे ले जाओ, एक तरफ ले जाओ, दो दो जगह रखोगे तो परेशान हो जाओगे, नीचे ले जाओगे तो ये एक्सी इस तरह से आ जाएगा, वो आप करके देख सकते हैं। अब आपने एक्सी को घटाया था, इसे घटाओगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो आपका वीसी घट जाएगा, यानी कि अगले केस में जो वोल्ट आएंगे वो कम आएंगे पहले केस से, यानी कि ए का वोल्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। तो आंसर कौन सा आ जाएगा बेटे, डी आ जाएगा, चेक कर लीजिए, देख लो अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल सिग्नल वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी, एसी वोल्ट है, इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर, मतलब सिर्फ एक कैपेसिटर है, सर्किट में और कुछ नहीं है, प्योर कैपेसिटर। करंट I लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, गलत, मैंने आपको बताया था प्योर कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय 90 डिग्री। ओवर ए फुल साइकिल द कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। हाँ ठीक है, जो करंट आता है बेटे वो इस तरह से आता है प्योर कैपेसिटर में, I इक्वल्स टू वी नॉट बाई एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है इस तरह से। तो आप देखिए जितना एरिया प्लस में होता है उतना ही एरिया माइनस में होता है, तो ओवर ए फुल साइकिल ये कोई नेट एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि एनर्जी सिर्फ रेजिस्टर खाता है और कोई नहीं खाता बेटे। बाकी से भी कैपेसिटर जो है ये थोड़ी देर के लिए चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है, जितनी एनर्जी लेता है उतनी लौटा देता है। एक साइकिल में आधे टाइम चार्ज होता है आधे टाइम डिस्चार्ज, आधे टाइम जितनी एनर्जी लेता है अगले आधे टाइम उतनी लौटा देता है, तो ओवर ए फुल साइकिल ये कुछ कंज्यूम नहीं करता। करंट I इज इन फेज विद वोल्टेज, सेम फेज तो प्योर रेजिस्टर में होता है। करंट लीड वोल्टेज बाय 180, करंट लीड वोल्टेज बाय 90 होता है, कैपेसिटर में 180 नहीं होता। बी आंसर सही है, बाकी सब गलत है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर 80, 40 एंड 100। पावर फैक्टर फॉर दिस सर्किट इज,
देखो पावर फैक्टर तो 5 से निकलता है और tan phi का फॉर्मूला है XC माइनस XL बाई आर। ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन गया VC माइनस VL बाई VR। tan phi का फॉर्मूला ये है, ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई कर दिए। IXC किसका फॉर्मूला है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। IXL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। IR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ये सब फॉर्मूले हम पढ़ते हैं। अब इनकी वैल्यूज दे रखी है, पुट कर दीजिए। tan phi इक्वल्स टू VC, कैपेसिटेंस के वोल्टेज सेकंड नंबर में मिलेंगे 40, XL इंडक्टेंस लास्ट में 100, R रेजिस्टेंस पहले पे है 80, माइनस 3/4, तो फाइव कितना आ गया? माइनस 37 डिग्री। अब पावर फैक्टर होता है cos फाइव, cos माइनस 37, या cos 37 होता है 4/5 यानी कि 0.8। माइनस नहीं लिखते बेटे, cos में माइनस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के, cos के अंदर माइनस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। तो इसलिए cos के अंदर माइनस से कोई मतलब नहीं है, ये प्रॉपर्टी होती है मैथ्स की, ठीक है। चेक कर लीजिए। अब देखो ये भी तो क्वेश्चन है, कितनी आसानी से हो गया, हाथ से हो गई कैलकुलेशन। क्यों हो गई? क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक दिया था। अब इसी के अंदर कोई आदमी कहता साहब वोल्टेज है 314, 179, अब ऐसे वैल्यूज दोगे तो फिर परेशान हो जाएंगे हम। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एसी के, बस वैल्यू ठीक ठाक होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एन LCR सर्किट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कोई सा भी हो सकता है, रेडियो कम्युनिकेशन, टीवी कम्युनिकेशन, एनी कम्युनिकेशन। आपको याद हो मैंने आपसे बताया था कि एसी सर्किट का यूज होता है रेडियो कम्युनिकेशन के चैनल बदलने में, टीवी कम्युनिकेशन के चैनल बदलने में। हम जो चैनल बदलते हैं, रेडियो या टीवी की ट्यूनिंग करते हैं, वो रेजोनेंस कंडीशन पे करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि आपको जो रेजोनेंस ग्राफ का बेस्ट कर्व मिलता है वो क्वालिटी फैक्टर डिसाइड करता है। तो कम्युनिकेशन के लिए मैं वो वैल्यूज यूज करूंगा जिसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा हो। मैंने आपको सब पढ़ाया था बेटे कि हम रेडियो ट्यूनिंग के लिए, उसका चैनल बदलने के लिए रेजोनेंस की मदद लेते हैं और हम एक खास फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस करवाते हैं ताकि वही फ्रीक्वेंसी हम रिसीव करें, बाकी और कोई फ्रीक्वेंसी हम रिसीव ना करें उस वक्त, ताकि हम उसी चैनल को सुन सके, बाकी चैनल ना सुने। और वो कितना अच्छा सुनाई देगा मैंने आपसे कहा था, वो हमें क्वालिटी फैक्टर बताता है, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल नॉट एल बाई आर। ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/√LC। तो यहां से इसको लिख सकते हैं 1/R√L/C, इस तरह से। तो अब ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको, अब आपको ये फॉर्मूला सब पे लगा के देखना पड़ेगा। जिसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा आ गया वो बेस्ट ट्यूनिंग करेगा, मतलब उसमें जो आवाज आएगी वो बेस्ट साउंड क्वालिटी देगा आपको। हम उसको यूज करेंगे कम्युनिकेशन के लिए। मैंने आपसे कहा भी था क्वालिटी फैक्टर जो है कर्व की शार्पनेस बताता है। मैंने बताया था ना, रेजोनेंस कर्व मिलता है, अगर क्वालिटी वेक्टर पुअर हो तो मोटा कर्व आता है, उसमें एम्पलीट्यूड कम आता है और डिस्टर्बेंस ज्यादा आता है। और क्वालिटी फैक्टर ज्यादा हो तो शार्पनेस ज्यादा आती है, पतला कर्व आता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, साइड के डिस्टर्बेंस कम हो जाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा क्वालिटी फैक्टर देगा वो बेस्ट साउंड क्वालिटी देगा। तो क्वालिटी फैक्टर निकाल लेते हैं, थ्योरी सब मैं पढ़ा चुका हूं क्लास में आपको। तो क्वालिटी फैक्टर 1 की निकालो पहले, 1/15 √3.5 डिवाइड बाई 30 माइक्रोफेरेड। 2 की निकालो, सबकी अलग अलग निकालनी पड़ेगी आपको, बहुत टाइम लगेगा। हाँ बहुत टाइम लगेगा बेटे, इसमें अच्छा खासा टाइम बर्बाद होगा।
इसके अलावा बेटा और कोई तरीका नहीं है, आपको रख रख के देखनी पड़ेंगी सारी वैल्यूज, ठीक है। तो ये चेक कर लीजिए आप लोग, इसमें थोड़ा सा गैसिंग तो हम कर सकते हैं। देखो 4 बार लगाएंगे फॉर्मूला, पागल से हो जाएंगे हम। थोड़ा सा मदद लेते हैं हल्की सी वैल्यू का। देखो यहां देखो आर सेम है, सी सेम है, सिर्फ एल का फर्क है, इसका एल ज्यादा है, इसका कम है। अब एल ज्यादा होगा तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा आएगा, तो एक बात तो कंफर्म है, इसका क्वालिटी फैक्टर इससे ज्यादा है। तो अगर इसका इससे ज्यादा है तो ये हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसका इससे भी ज्यादा है। तो बी तो बिल्कुल एब्सर्ड हो गया, बाहर हो गया। तो Q2 मत चेक करना वरना टाइम बर्बाद होगा। इसको चेक करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो मतलब जो एलिमिनेट हो सकता है उसको तो एलिमिनेट कर दो। अब 4 की जगह कम से कम कितने चेक करने हैं? 3 ही चेक करने हैं, ठीक है। और देखो कोई एलिमिनेट कर सकते हैं हम, जितना कर देंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो और देख सकते हैं क्या एलिमिनेट हो सकता है। यहां से देखो, अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को, इसका आर ज्यादा है उसका कम है, और आर डिनोमिनेटर में आर ज्यादा है तो वैल्यू कम आएगी। अच्छा, इसका सी भी ज्यादा है उससे, तो इसकी वैल्यू इससे कम आएगी, तो डी भी बाहर हो सकता है। उससे अच्छा तो ये है हमारे पास। मैं देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूं ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो थोड़ा सा एलिमिनेशन कर दो। फिर बचा ए और सी। ए और सी में से थोड़ा सा डाउटफुल है, इसका एल ज्यादा है मगर इसका आर कम है, ठीक है। एल ज्यादा है आर कम है, तो वैसे तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसका एल ज्यादा है आर कम है। आर कम है तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा आएगा, ऊपर से एल ज्यादा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ए सी से ज्यादा देगा तुम्हें। आप देखो ना, इसका एल ज्यादा है, इससे एल ज्यादा है तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा आएगा, ऊपर से इसका आर कम है, आर कम है तो और ज्यादा आएगा, इसका सी कम है, सी कम है तो और ज्यादा आएगा। तो इस ये वैल्यू इससे तो अच्छी है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सी को भी मैं बाहर कर सकता हूँ, ठीक है। सी की वैल्यू से ज्यादा अच्छा तो वही हो गया हमारे पास। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, रफली देखें तो ए बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। ए का क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा आना चाहिए, ये मैं अंदाजा लगा रहा हूं विदाउट एनी कैलकुलेशन। और जहां तक मुझे लगता है अंदाजा हमने सही लगाया है, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन बेटा कौन करेगा एग्जाम में। तो मेथड क्या है? मेथड तो यह है कि चारों बार निकालो और जो सबसे ज्यादा दे दे उसको रख लो। जो अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया 4 बार, अब जिससे आंसर सबसे ज्यादा आ जाए, जिसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा है, उसको यूज करना है। मगर बेटे ये 4 बार ये कैलकुलेशन करना एग्जाम में बहुत भारी पड़ेगा। तो अगर अंदाजा लगा सकते हो तो ज्यादा बेहतर है। तो मैंने अंदाजा लगा लिया है रफली, तो उससे मुझे पता लगा है कि ए जो है, उम्मीद है कि इसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा हो, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन करके देखना, कैलकुलेशन करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A circuit when connected to AC source 12 volt gives a current 0.2 ampere. The same circuit when connected to DC source of 12 volt, it gives a current of 0.4 ampere. The circuit is, चलो निकाल लेते हैं। देखो पहले AC में लगाते हैं। AC में होता है V = IZ, ठीक है। अब V कितना है? 12, करंट कितना है? 0.2 × Z, तो यहां से Z आ जाएगा बेटे 60 ओम, ठीक है। फिर DC में लगाते हैं। DC में होता है V = IR, ठीक है। V कितना है? 12, करंट कितना है? 0.4 × R, तो यहां से R कितना आ गया? ये आ गया 30 ओम, ठीक है। चेक कर लीजिए। अब देखिए मैंने R और वो तो निकाल लिया है, तो दोबारा देखते हैं। ए सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू AC सोर्स गिव्स ए करंट 0.2 एम्पियर, वो हमने पता लगाया, उसका Z इंपेडेंस 60 ओम है। द सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू DC सोर्स गिव्स ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। द सर्किट इज, देखो पहले एक बात तो समझ लो उसको, कि करंट DC में भी आ रहा है, इसमें कैपेसिटर नहीं हो सकता। क्यों बेटे? कैपेसिटर डीसी में करंट पास नहीं करता, आपको पता है। कैपेसिटर जो होता है वो ब्रोकन वायर होता है, उसकी प्लेट के बीच में गैप होता है, वो डायरेक्ट करंट को पास नहीं होने देता। ऑल्टरनेटिंग करंट तो इसलिए पास हो जाता है क्योंकि वहां पे वो ब्रोकन वायर बिहेव ही नहीं करता है, ठीक है।
वहां पे तो उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग लगातार चलती रहती है। एसी में, एसी में ना कभी वो फुली चार्ज हो पाता ना फुली डिस्चार्ज, लेकिन डीसी में तो वो फ्यू सेकंड में चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने के बाद कैपेसिटर अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देता है। तो अगर ये कैपेसिटर होता है यहाँ पर तो डीसी करंट चल नहीं सकता था यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब कैपेसिटर तो नहीं है, तो बचा क्या फिर? क्या तो आर या आर एल? नहीं, खाली आर होता तो दोनों बार आर जेड आर की वैल्यू सेम आती, फिर तो दोनों बार क्या होता, जेड अगर प्योर आर था तो जेड की वैल्यू आर के बराबर आती। कुछ और भी है, एल होगा इसके अंदर, ठीक है। ये एल आर सर्किट होगा, चेक कर लीजिए। कैपेसिटर नहीं हो सकता बेटे, आप खुद देख लीजिए। कैपेसिटर होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कैपेसिटर करंट को डीसी को पास नहीं होने देता, क्योंकि डीसी में वो फ्यू सेकंड में चार्ज हो जाता है, और वंस चार्ज कैपेसिटर अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देता। तो अगर ये डीसी है तो उसमें करंट कैसे आ जाएगा अगर कैपेसिटर होगा? तो कैपेसिटर नहीं होगा, इंडक्टर होगा साथ में इसके, चेक कर लीजिए।